नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया है और इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश जो है कितना करप्ट देश है, उस देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने करप्ट हैं। ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये तैयार किया जाता है। तो इसमें अगर हम अपने देश का अगर रैंक देखें तो ये 93वें रैंक पे है, जो कि ये टोटल 180 देशों का इसमें लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें हमारा देश भारत जो है ये 93वें स्थान पे है। तो ये ध्यान में रखें। और 2022 में जो अगर बात करें तो ये 85वें रैंक पे था और इस साल 93वें रैंक पे है हमारा देश भारत। और एशियाई क्षेत्र में अगर बात करें तो सिंगापुर 83वें अंक प्राप्त करके शीर्ष और 5वें स्थान पर ये रहा है पूरे एशिया में। और अगर इसमें शीर्ष की बात करें, मतलब प्रथम स्थान जो है वो कौन से देश को इसमें रखा गया, तो ये डेनमार्क शीर्ष पे रखा गया है। उसके बाद सेकंड में फिनलैंड को, थर्ड में न्यूजीलैंड को और फोर्थ में नॉर्वे को इसमें रखा गया है। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात करें तो ये जो रिपोर्ट जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें और ये प्रत्येक साल ये जारी किया जाता है। और इस साल में हमारा देश का जो रैंक है ये 93वां है और 2022 का जो रैंक था ये 85वां था। तो ये दोनों रैंक ध्यान में रखें, आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, संघ लोक सेवा आयोग दैट मीन्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदस्य के रूप में जो है दोस्तों श्री संजीव वर्मा जी को चुना गया है। और ये शपथ इन्होंने ले लिया है राष्ट्रपति के सामने। और ये जो है ये 1990 बैच के ये आईएफएस अधिकारी ये रह चुके हैं। तो ये ध्यान में रखें, श्री संजय वर्मा जो हैं ये यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में ये अपना शपथ ग्रहण ये लिए हैं। अब इसमें जो सदस्य जो होते हैं, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक ये बॉडी है, जो कि ये हमारे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखें, यूपीएससी जो है ये संवैधानिक संस्था है हमारे देश की। और इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 10 सदस्य इसमें होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य मतलब टोटल 11 मेंबर इसमें होते हैं। और इसका कार्यकाल की अगर बात करें, जो मेंबर सब होते हैं उन सभी का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, या तो फिर अगर 65 साल की उम्र अगर पूरा हो जाती है तो इन दोनों में से अगर कोई भी पूरा होता है तो ये मतलब जो पहले आए उसी को ये मान्यता दी जाती है। और अभी अगर प्रेजेंट में अगर बात करें, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष है, ये मनोज सोनी जी अभी प्रेजेंट में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी यूपीएससी की। तो ये सभी चीज़ें हैं जो यूपीएससी से ये संबंधित हैं। और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि नए सदस्य का चयन किया गया है, जिनका नाम है श्री संजय वर्मा। तो ये ध्यान में रखें, ये आपको दिख रहे होंगे, यही हैं श्री संजय वर्मा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, भारतीय हिम तेंदुओं की ये रिपोर्ट जारी की गई है कि कितनी जनसंख्या हिम तेंदुओं की हमारे देश में है। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भी प्रेजेंट में है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस रिपोर्ट को ये जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख में टोटल 477 हिम तेंदुए देखने को मिले हैं, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू और कश्मीर में दोस्तों 9 हिम तेंदुए देखने को मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में देखने को मिला है, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। तो ये सीक्वेंस ये ध्यान में रखें, यहाँ से आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, सैन्य अभ्यास जो कि जिसका नाम है सदा तांसिक, ये आयोजित किया गया है, जो कि ये भारत और सऊदी अरबिया के बीच ये सैन्य अभ्यास है जो
राजस्थान के महाजन में ये शुरू हुआ था। तो ये ध्यान में रखें। सदा तनिष्क जो है ये तनसिक जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं, और ये दोस्तों लगातार तीसरी बार ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये इनका नाम है जय शाह, जो कि ये अमित शाह के ये बेटे हैं। इनको ACC दैट मीन्स एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में तीसरी बार लगातार इनको चुना गया है। और ये दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के ये सचिव भी ये हैं, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का ये आयोजन किया गया है, जो कि ये दोस्तों इस साल का जो आयोजन है ये चौथा संस्करण है, जो कि ये 24 फरवरी को नागालैंड के कोहिमा ज़िले के रुसोमा गांव में ये शुरू हुआ है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो कि ये संतरों का ये त्यौहार है, और ये नागालैंड में ये शुरू हुआ है। तो ये बस राज्य ध्यान में रखें, और ये कोहिमा ज़िले में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें फाइनल में दोस्तों नीदरलैंड के द्वारा ये जीत हासिल किया गया। और उप विजेता की बात करें तो हमारा प्यारा देश भारत ये रहा उप विजेता के तौर पे, और विजेता जो रहा ये नीदरलैंड रहा FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में। और तीसरे स्थान की बात करें तो इसमें पोलैंड जो है दोस्तों ये तीसरे स्थान पे ये रहा है। तो ये बस दो देशों का नाम ध्यान में रखें, ये नीदरलैंड और भारत। और नीदरलैंड के द्वारा मतलब 2-7 से ये हराकर भारत को ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है दोस्तों जननिक सिनर के द्वारा ये पहला ग्रैंड स्लैम ये इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो है जननिक सिनर ये डेनियल मेदवेदेव को ये हराकर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जो 2024 का खिताब है ये इनके द्वारा जीता गया है। अब इसमें हम लोगों की जानने वाली बात ये है कि हमारे देश के जो 43 साल की उम्र के रोहन बोपन्ना जी जो हैं, इनके द्वारा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और ये जो हैं इनके द्वारा अपने साथी मतलब इनके साथी जो थे मैथ्यू एबेडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल खिताब इनके द्वारा ये जीता गया है। और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पपुआ न्यू गिनी, और ये न्यूज़ में क्यों है, ये एक देश का नाम है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी हाल ही में ये आया हुआ था। तो हमारे देश भारत के द्वारा इसमें इस देश को सहायता राशि के रूप में $1 मिलियन का आपातकालीन राहत इसमें भेजा गया है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये जो देश है ये ओशिनिया का ये एक देश है, और इसकी जो सीमा जो है जो भूमि सीमा की बात करें तो ये एकमात्र देश मतलब पश्चिम में ये इंडोनेशिया के साथ ये शेयर करता है, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में सोलोमन द्वीप के साथ ये सटा हुआ है। मतलब इसमें एकमात्र भूमि सीमा जो अगर शेयर करता है ये, तो ये इंडोनेशिया के साथ ये शेयर करता है। अब पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट मोरेस्बी में ये सिचुएटेड है, और यहाँ की जो मुद्रा जो है करेंसी जो यहाँ चलती है ये कीना यहाँ की मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी की। और ये जो देश है ये 16 सितंबर 1975 को ये ऑस्ट्रेलिया से इसको आज़ादी मिली थी पपुआ न्यू गिनी को। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इस कंट्री से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसको मैप में कि कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो है ये पपुआ न्यू गिनी का ये कंट्री है, और इसका जो कैपिटल जो है ये पोर्ट मोरेस्बी में ये सिचुएटेड है, और इधर इंडोनेशिया से ये सटा हुआ है, और इधर ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी जो है दोस्तों इसके अगल बगल के, और ये पैसिफिक ओशन का ये एक मतलब पैसिफिक ओशन में ये सिचुएटेड है, ये एक देश है, आइलैंड नेशन जिसको बोलते हैं, मतलब द्वीपीय देश जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है, और ये जो लॉन्च किया गया है ये ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है 28 जनवरी को, और टोटल 3 उपग्रह इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ये सफलतापूर्वक ये लॉन्च रहा है। और इन तीनों का जो नाम है ये महदा, काहाना 2 और हतेफ 1, ये
तीनों उपग्रह का नाम है, तो ये तीनों का नाम ध्यान में रखें। महदा, कहाना 2 और हतेप 1, ये तीनों ये ईरान के ये उपग्रह हैं जिनको हाल ही में सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया गया है। अब ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी तेहरान में सिचुएटेड है और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति है ये इब्राहिम राइसी अभी प्रेजेंट के ईरान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं ये अली खामेनेई यहाँ के अभी सर्वोच्च नेता है। तो ये ध्यान में रखें, ईरान से ये सभी चीज़ें रिलेटेड है। अब ईरान को मैप में देख लेते हैं कि ईरान एक्चुअली कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसके बगल में आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी और इधर अरेबियन ओशन से ये मतलब थोड़ा सा टच करता हुआ ये है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज जो हैं ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, टर्की और इधर इराक, ये सभी ये शामिल हैं। इन सभी के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है। और इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये 12th फेल मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल मूवी को, जो कि ये 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक के रूप में जोराम जो मूवी का नाम है इसको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मतलब बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये विधु विनोद चोपड़ा जी को दिया गया है, जो कि ये 12th फेल मूवी के लिए ही इनको दिया गया है। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है दोस्तों ये रणबीर कपूर जी को दिया गया है। और इनका जो एनिमल मूवी में जो किरदार निभाया गया उसके लिए इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड है। अब नेक्स्ट और भी अवार्ड जो दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का जो ये अवार्ड जो है दोस्तों ये विक्रांत मैसी जी को दिया गया है। और ये जो है 12th फेल में इनके द्वारा जो भूमिका अदा की गई है इनके लिए इनको दिया गया है। ये आपको दिख रहे होंगे विक्रांत मैसी, इन्हीं को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का जो ये अवार्ड है। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब अभिनेत्री की बात करें तो ये आलिया भट्ट जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समीक्षक में दोस्तों रानी मुखर्जी जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गीत जो है ये अमिताभ भट्टाचार्य जी के द्वारा जो गाया गया है इनको ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गीत का जो है ये अवार्ड। तो ये ध्यान में रखिए, ये 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में जो जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी में जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों पंजाब लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये जतिंदर सिंह औलख जी को नियुक्त किया गया है पंजाब लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें पंजाब की तो ये इंद्रपाल सिंह जी हैं। और अभी पंजाब के जो राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। और अभी पंजाब के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों ये है भागवत मान जी अभी प्रेजेंट में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पंजाब से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है कोमोरोस के नए राष्ट्रपति ये बने हैं जिनका नाम है अज़ाली असोमानी। ये फिर से चुने गए हैं कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में। तो इनका नाम ध्यान में रखें, अज़ाली असोमानी इनका नाम है, जो कि ये कोमोरोस के नए राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं। और इससे पहले भी दोस्तों 2002, 2016, 2019 और 2024 में ये राष्ट्रपति मतलब ये चुने जा चुके हैं। तो ये इनका मतलब फिर से ये चुने गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते अगला जो करंट अफेयर है, बिहार के 9वें सीएम के रूप में ये शपथ लिए हैं, जो कि ये नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शपथ लिया गया है बिहार के 9वें चीफ मिनिस्टर के रूप में। और इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ये यही थे 8वें चीफ मिनिस्टर। और 9वें चीफ मिनिस्टर ये फिर से बने हैं क्योंकि इनके द्वारा पहले रिजाइन किया गया और उसके बाद फिर से ये गठबंधन करके एनडीए के साथ बीजेपी के साथ ये फिर से ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में ये शपथ इनके द्वारा लिया गया है। और डिप्टी सीएम भी इनके साथ ये शपथ लिए हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी। ये दोनों डिप्टी सीएम ये बिहार के ये हो गए हैं। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें, ये बस ध्यान में रखें, ये 9वें सीएम ये बने हैं। यहाँ से इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
ISSF विश्व कप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक जी के द्वारा इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मास्कर जी के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में ये रजत पदक इन दोनों के द्वारा जीता गया है। और इसका आयोजन की बात करें तो दोस्तों ये काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया था ISSF विश्व कप, जिसमें शूटिंग का ये आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का ये समापन हो चुका है, जो कि ये समापन समारोह में दोस्तों जो हमारे देश के युवा खेल मामले और खेल मंत्री जो हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये समापन समारोह में ये पार्टिसिपेट किया गया और ट्रॉफियाँ इसमें प्रदान की गई। अब इसमें जो है दोस्तों जो प्रथम स्थान जो रहा ये महाराष्ट्र रहा, जो कि ये टोटल 158 पदक इनके द्वारा जीता गया है महाराष्ट्र के प्लेयर के द्वारा। अब इसमें अगर 158 पदकों की बात करें तो इसमें 57 जो है दोस्तों स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल, 48 रजत और 53 कांस्य पदक इन सभी के द्वारा जीता गया। और दूसरे स्थान की बात करें तो ये तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, जिनके द्वारा दोस्तों टोटल 98 पदक इन लोगों के द्वारा जीता गया, जिसमें से 38 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 39 जो है दोस्तों कांस्य पदक तमिलनाडु के द्वारा जीता गया। और तीसरे स्थान पे जो रहा ये हरियाणा, जो कि ये टोटल 103 पदक इनके द्वारा जीता गया, जिसमें दोस्तों स्वर्ण पदक 35 केवल जीता गया है, रजत 22 और कांस्य ज़्यादा इसमें 46 पदक जीता गया है। हालांकि ये मायने नहीं रखता है, यहाँ पर गोल्ड मायने रखता है कि इतना ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है, तो इसके आधार पे ही वो ऊपर नीचे ये होता है। तो ये ध्यान में रखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का ये जो रिजल्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा ये दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है। और ये गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को इसकी घोषणा की गई है कि ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन गया है गुजरात का सूरत का जो हवाई अड्डा है ये। और इसमें जो निर्माण लागत इसमें जो लगा है ये 353 करोड़ रुपए इसको बनाने में ये निर्माण लागत इसमें लगा है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं जिनका नाम है चंपई सोरेन, इनके द्वारा शपथ लिया गया है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे ये हेमंत सोरेन जी थे, जिनके द्वारा रिजाइन किया गया है। और इनके जगह पे अब ये चंपई सोरेन, जो कि ये भी JMM से ये रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, और इनके द्वारा शपथ लिया गया झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। और ये जो होंगे ये 12वें नंबर के ये मुख्यमंत्री होंगे, तो इनका नंबर भी ये ध्यान में रखें। और ये जो पहले थे ये परिवहन मंत्री थे और JMM से ये रिलेटेड थे, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, शुभंकर और लोगों का ये अनावरण किया गया। तो ये दोस्तों खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया। अब इसमें जो शुभंकर जो है ये CNSC राजसी हिम तेंदुए का प्रतीक है, जो कि ये लद्दाख की परंपरा और जैव विविधता के विभिन्न अंग को ये दर्शाता है। सिंह जो कि ये हिम तेंदुए हैं, तो ये ध्यान में रखें। और लोगों के रूप में अगर देखा जाए तो ये भारतीय तिरंगे और धर्म चक्र को इसमें चुना गया है, इसमें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों रामसर की नई सूची में ये शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों टोटल 5 और भारतीय अर्धभूमियों को इसमें जोड़ा गया है रामसर साइट में। और ये कौन कौन से हैं, ये हैं कर्नाटक से मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी मुहाना, इन तीनों को, जो कि ये तीनों कर्नाटक के हैं, इनको जोड़ा गया है। और तमिलनाडु से अगर बात करें तो ये कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और नंगलवुड सोला रिजर्व 1 को इसमें शामिल किया गया है। तो ये टोटल हो गए 5, इन पाँचों को रामसर साइट का ये दर्जा दिया गया है। और इन सभी को मिला के अगर देखा जाए हमारे देश में अभी टोटल 80 रामसर साइट अभी प्रेजेंट हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रामसर से ये रिलेटेड है। और इसकी घोषणा की अगर बात करें तो दोस्तों ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये घोषणा किया
गया है। अब रामसर साइट्स से रिलेटेड हम ये रामसर कन्वेंशन को भी जान लेते हैं कि ये साइन कब किया गया था। तो ये दोस्तों 2 फरवरी 1971 में ये साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन को। और इसी 2 फरवरी को दोस्तों इसी के दिन विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रत्येक साल। और इसमें दोस्तों ये जो अर्धभूमियों जो हैं, जो वेटलैंड्स जो होते हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए ये जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर कन्वेंशन। और इसका नाम जो है दोस्तों कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर ये रखा गया है रामसर कन्वेंशन, क्योंकि यहीं पर ये साइन किया गया था। ये जो रामसर कन्वेंशन है, जितने भी वर्ल्ड में जितने वेटलैंड्स होंगे उन सभी को ये रामसर का दर्जा मतलब इसमें दिया जाता है इस कन्वेंशन के तहत। और जो दर्जा जिसको मिल जाता है तो उसको मतलब कुछ एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में उसको घोषित किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ का ये मतलब स्थापना किया गया है, जो कि ये पंजाब सरकार के द्वारा ये इसकी स्थापना किया गया सड़क सुरक्षा बल का, जो कि दोस्तों सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए ये सड़क सुरक्षा बल की स्थापना किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी किया गया है, जो कि ये 112 ये हेल्पलाइन नंबर ये होगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये भगवत मान जी हैं, और वहाँ के जो प्रेजेंट के जो भी गवर्नर हैं ये बनवारी लाल पुरोहित जी अभी हैं पंजाब के गवर्नर। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पंजाब से ये रिलेटेड हैं। और ये सड़क सुरक्षा बल ध्यान में रखें, ये पंजाब सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मलेशिया के 17वें राजा ये बने हैं, जिनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। इनको नियुक्त किया गया है मलेशिया के 17वें राजा के रूप में। और इनसे जो पूर्व राजा जो थे ये अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ये इनसे पूर्व के राजा थे, वो उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया होगा और उनके जगह पे अब ये सुल्तान इब्राहिम ये बने हैं राजा। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नई पुस्तक जो है दोस्तों जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर, इसका अनावरण किया गया है। और इस पुस्तक ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है संजीव जोशी जी के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि ये दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ ये थे। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है एक समंदर मेरे अंदर। अब इस पुस्तक के विमोचन की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे देश के हैं अजीत डोभाल जी, और जनरल अनिल चौहान, और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। मतलब विमोचन समारोह में ये सभी हस्तियां यहाँ पर शामिल थे। तो ये ध्यान में रखें, पुस्तक का नाम एक समंदर मेरे अंदर, जो कि ये संजीव जोशी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के मशाल वाहक के रूप में। और ये जो है अभिनव बिंद्रा जी ये हमारे देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक ये विजेता ये रह चुके हैं। तो ये ध्यान में रखें, यही अभिनव बिंद्रा जी थे, पहले व्यक्तिगत रूप से ये मतलब ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। और ये शूटिंग से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार ये दिया गया है, जो कि ये पुंडलिक के बडिगर जी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार जो इनको दिया गया है ये कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा ये मतलब ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है सिद्धरामैया, उनके द्वारा ये इस पुरस्कार को इनको प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, पुंडलिक के बडिगर जी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार। अब नेक्स्ट जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हैं इस सप्ताह में जो बीत गए हैं, और उनसे संबंधित जो उनके जो थीम्स जो विषय जो थे उन सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डेज और थीम से भी प्रश्न कई एग्ज़ामों में 1-2 प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। विश्व अर्धभूमि दिवस ये दोस्तों प्रत्येक साल 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। हालांकि ये पिछले स्लाइड में ही मैंने एक बार बता चुका हूँ, तो इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। विश्व अर्धभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और ये 2 फरवरी का दिन क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि
इसी दिन रामसर कन्वेंशन की संधि पर ये हस्ताक्षर किया गया था 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर कन्वेंशन जो है दोस्तों जिसके तहत रामसर साइट का ये दर्जा दिया जाता है, तो इसी के तहत ये दिया जाता है, इसी संधि के तहत। अब 2024 के विषय की अगर बात करें तो ये रखा गया है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बींग्स। ये 2024 का ये विषय रखा गया विश्व अर्धभूमि दिवस का। अब इसमें दोस्तों हमारे देश में टोटल अभी तक की बात करें तो टोटल 80 रामसर साइट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक है, ये 16 रामसर साइट तमिलनाडु में है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं अवेलेबल हैं। तो इन दोनों स्टेट का भी नाम ध्यान में रखें। और रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाली जो कुल क्षेत्रफल हमारे देश में अगर बात करें तो ये 1.33 मिलियन हेक्टेयर टोटल भूमि इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है भारतीय तटरक्षक दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 1 फरवरी को ये मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस। और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1 फरवरी 1977 को भारतीय अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। इसीलिए इसी के दिन को 1 फरवरी के दिन को ये चुना गया है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाने का। और ये दोस्तों 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद ने ये आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दिया था कि 1 फरवरी को ये भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। और अभी प्रेजेंट में भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं ये राकेश पाल जी हैं, जो कि ये 25वें महानिदेशक ये हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है दोस्तों ये प्रत्येक साल ये 1 से 7 फरवरी मतलब फरवरी के पहले सप्ताह को ये मनाया जाता है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव दिवस मतलब जो विभिन्न के जो धर्म है पूरे विश्व में, उन सभी के बीच कैसे एक कॉम्बिनेशन बैठाया जाए, कैसे सद्भाव डेवलप किया जाए, इन सभी के बारे में ये जागरूकता पैदा करता है विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2010 में इसकी स्थापना किया गया था कि ये 1 से लेकर मतलब फरवरी के पहले सप्ताह में इस दिन को ये इस सप्ताह को ये मनाया जाएगा। और 2024 का जो विषय रखा गया है ये यूनाइटिंग फॉर पीस, ये 2024 का ये विषय है विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह की। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस, ये 31 जनवरी को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस, इंटरनेशनल जेब्रा डे, ये प्रत्येक साल 31 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये जेब्रा जो कि ये कुछ इस तरह दिखता है, इसके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। और जेब्रा के वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 3 अलग अलग प्रजातियां ये पाई जाती है, जिसमें ग्रेवी जेब्रा, मैदानी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा ये सभी शामिल है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों भारतीय समाचार पत्र दिवस, ये प्रत्येक साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन न्यूज़पेपर डे। और ये दिन क्यों चूज़ किया गया 28 जनवरी, क्योंकि 28 जनवरी 1780 के दिन में ही दोस्तों हमारे देश के पहले समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट को ये लॉन्च किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और हमारे देश में पहला समाचार पत्र की बात करें तो ये बंगाल गजट ही ये था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब भारतीय प्रेस के पिता की अगर बात करें तो ये जेम्स अगस्टस हिकी को ये कहा जाता है, जिनके द्वारा बंगाल गजट की ये मतलब स्थापना किया गया था, इस पेपर को ये शुरू किया गया था इनके द्वारा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, के.एम. करियप्पा जयंती ये दोस्तों ये 28 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है के.एम. करियप्पा जयंती। और ये जो है दोस्तों ये भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिनके मतलब जन्म दिवस के अवसर पर ये 28 जनवरी को इनकी जयंती मनाया जाता है। और इनका जन्म जो है दोस्तों ये 1899 ईस्वी में कुर्ग प्रांत के कोडवा कबीले में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निधन ये हुआ है जो कि ये गर्भ निरोधक गोली के जो विकास करता है डॉक्टर नित्या आनंद जी का 99 वर्ष की आयु में इनका निधन ये
हो गया है। और इनके द्वारा दोस्तों इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये ध्यान में रखें, गर्भ निरोधक गोली का जो आविष्कार इनके द्वारा किया गया था, तो ये अब हमारे बीच ये नहीं रहे और ये 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। होप आप सभी को ये सभी चीज़ें पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट ज़रूर पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल की मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बने रहें।